हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टेक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इंटरीम ऑर्डर जो हम कर रहे थे, यानी कि इससे पहले हमने ऑर्डर 26 किया, वो इंटरीम ऑर्डर में आता है। ये ऑर्डर जो कोर्ट किसी भी सूट के बीच में जो ऑर्डर देती है तो उसे बोलते हैं। तो इंटरीम ऑर्डर में ऑर्डर 26, ऑर्डर 38, 39, 40, 24, 25 ये सभी आते हैं। हाउ टू रिमेंबर सीपीसी की वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं उस ही सीरियल वाइज टॉपिक उठा रही हूँ, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में है ऑर्डर 38 जो आज हम करेंगे, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, यानी कि जजमेंट अभी नहीं आया और अरेस्ट भी कर सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो ये डील करता है ऑर्डर 38 को, तो ऑब्वियसली इंटरिम ऑर्डर में आएगा, ठीक है। मेंस का अगर क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट आर इंटरिम ऑर्डर्स और व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरिम ऑर्डर्स इन सीपीसी, तो आप ये सभी ऑर्डर 2-3 लाइनों में लिख सकते हैं। इससे पहले 26 हुआ था, ठीक है, कमीशंस को लेकर। तो अरेस्ट बिफोर जजमेंट डील करता है 1 से 4 रूल में। तो रूल 1 बात करता है कि डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, यानी कि अपीयर होने के लिए डिफेंडेंट को उसे बुलाया जा सकता है अपीयर होने के लिए, और सिक्योरिटी जो है वो भरवाई जा सकती है। कब? तो यही बात कहता है, किसी भी स्टेज पे, सूट के किसी भी स्टेज पे कोर्ट जो है, अगर उसको लगता है ऐसा, वो सेटिस्फाई हो जाता है एफिडेविट या दूसरे किसी तरीके से, यानी कि कोई पार्टी ही सेटिस्फाई करवाए कोर्ट को कि भाई इस तरह से जो है, ये जो आगे कंडीशंस है वो मैं बताऊंगी, उनमें कोर्ट को सेटिस्फाई करवा देता है कि डिफेंडेंट डिले करना चाहता है, बाकी जो भी है आगे। तो क्या करेगी कोर्ट? किसी भी स्टेज पे उसको बुला के सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बोल सकती है। एक्सेप्शन है सेक्शन 16 के, जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, ए से लेकर डी तक क्लॉज जो हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। उनमें ने उस सूट में, ठीक है, उस सूट में नहीं आएंगे, बाकी सभी सूट आएंगे। तो डिफेंडेंट अगर मान लो, ये ध्यान से देखना, डिले करवाना चाहता है, ठीक है, उसकी इंटेंशन है डिले करवाने की, या कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को वो अवॉइड करता है, या एग्जीक्यूशन में ऑब्स्ट्रक्ट या डिले करता है, तब, ठीक है, ये सर्कमस्टांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा कि वो छोड़ चुका है, हैज़ एब्सकॉन्डेड और लेफ्ट द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। ये ऊपर जो हैं ये रीज़न है, ठीक है, इनको करवाने के लिए ऊपर लिखा ना डिले प्लेंटिफ वगैरह, ये तो ये ऊपर रीज़न है, और करना कर क्या चुका है, ये तीनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। इंटेंट टू डिले, हैव एब्सकॉन्डेड और लेफ्ट द लोकल लिमिट्स, या फिर छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। सेकंड में है अबाउट टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट्स, ठीक है। थर्ड में है कोई जो प्रॉपर्टी है या उसका कोई भाग है वो डिस्पोज या रिमूव करता है। तो वहाँ पे क्या होगा, कोर्ट जो है उसको बुलाएगी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, ठीक है। और ए थी ये, और उसके बाद बी में है डिफेंडेंट जो है अबाउट टू लिव, यानी कि इंडिया छोड़ने वाला है इस सर्कमस्टेंसेस में कि वहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटी है कि प्लेंटिफ का केस जो है रुक जाएगा, डिले हो जाएगा उस कंडीशन में भी। तो ए और बी ध्यान रखना, ए में 3 रीज़न दिए हुए हैं और ये कर चुका है या करने वाला है, ओके। ये डिफ्रेंशिएट ध्यान रखना, प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है आराम से, यहाँ पे मेंस का भी बन सकता है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट करेगा एक अरेस्ट वारंट इशू, किसके खिलाफ, डिफेंडेंट के खिलाफ, और शो कॉज भरवाएगा कि भाई आप सिक्योरिटी क्यों ना भरें अपनी अपीयरेंस के लिए। फिर प्रोवाइडेड कहता है कि उसको आप नहीं अरेस्ट करेंगे अगर वो किसी कोर्ट ऑफिसर को जो है वो डिपॉजिट जो मांगा है कोर्ट ने वो पे कर देता है, तो आप अरेस्ट नहीं करेंगे। कब तक? जब तक सूट डिस्पोज नहीं होता या कोर्ट आगे का ऑर्डर नहीं देती, ठीक है। तो ये है हमारा रूल 1, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट,
रूल 1 से लेके जो 4 हैं अरेस्ट बिफोर जजमेंट में, मेंस प्रीलिम्स दोनों बनते हैं, रूल 1 में लिख लेना। रूल 2 में बात करता है सिक्योरिटी की, ठीक है। डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन था ये प्रीलिम के पेपर में कि सिक्योरिटी कहाँ डिफाइंड है, कौन से ऑर्डर 38 के रूल में, तो ऑर्डर 38 रूल 2 सिक्योरिटी को डिफाइन यहाँ पे किया गया है। क्या कहते हैं देखो, अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है किन किन में, कोर्ट मनी नहीं डिपॉजिट करता है, या क्लेम जो आंसर नहीं जो कोर्ट कह रहा है उसको वो नहीं देता है, या फिर अपनी अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी नहीं भरवाता है, तो वहाँ पे क्या हो गया, ये डिफेंडेंट को जो क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। अरेस्ट वारंट तो इशू हुआ ही है उसके खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पे उसके जो डिफेंडेंट इन तीनों ये 1 2 3 पॉइंट डाल लेना सेकंड वाले में, ये जो मैंने चार्ट बनाया है ना ये, ठीक है। तो डिफेंडेंट अगर फेल हो जाता है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर देगी कि भाई आप कोर्ट में ये मनी डिपॉजिट वगैरह करवाइए, और आंसर के लिए बोलेगी और सिक्योरिटी भरवाएगी। सिक्योरिटी कैसे भरवाएगी, किसी और पर्सन की सिक्योरिटी भरवाती है कि क्या ये आपकी सिक्योरिटी ले रहा है कि आप जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट में आएंगे, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस। और सेकंड में कहता है जो भी श्योरिटी होगी अपीयरेंस के लिए वो बाइंड होगी, यानी कि अगर वो गलती करता है तो कौन उसका भुगतान करेगा, वो श्योरिटी, ठीक है। रूल 3 बात करता है प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन बाय श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज, ठीक है। यानी कि क्या प्रोसीजर होगा जब श्योरिटी चाहती है डिस्चार्ज होना। फर्स्ट में कहता है किसी भी टाइम जो है श्योरिटी अप्लाई कर सकती है, भाई जो मैंने इस पर्सन डिफेंडेंट के खिलाफ जो श्योरिटी दी है मैं उससे जो डिस्चार्ज चाहता हूँ अपनी ऑब्लिगेशन से, यानी कि ये कुछ गड़बड़ करेगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, ठीक है। सेकंड फिर सब रूल 3 का बोलता है कि ऐसी एप्लीकेशन होने के बाद कोर्ट क्या करेगा, डिफेंडेंट को सम्मन भेजेगा या फिर वारंट इशू करेगा अरेस्ट का। क्यों, क्योंकि उसकी श्योरिटी तो भाग गई है, तो अब वो डिफेंडेंट को बुलाएगा, उससे पूछेगा। थर्ड में ये बात करता है कि डिफेंडेंट आया या तो समन पे या वारंट पे, या वो खुद ही आ जाता है वॉलंटरीली सरेंडर करता है, तो कोर्ट पूछती है कि वो फ्रेश सिक्योरिटी लेकर आए, ठीक है। थर्ड तक ये है। फिर आगे प्रोसीजर है रूल 4 में कि प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी और फाइंड्स फ्रेश सिक्योरिटी, यानी कि उसने सिक्योरिटी नहीं फुलफिल की या नई सिक्योरिटी नहीं ढूंढी है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, उसे जेल में, सिविल प्रिजन, ध्यान रखना पीटी का क्वेश्चन है, सिविल प्रिजन में डाल देगी। 6 महीने से ज़्यादा उसे नहीं डाल सकती है जेल में, और 50 रुपये से कम का केस है तो 6 हफ्ते तक डाल सकती है। दोनों पे लिख लेना प्रीलिम, ठीक है। प्रोवाइडेड में ये लिखा हुआ है दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन प्रिजन अंडर दिस रूल इन एनी केस, यानी कि कोई कितना बड़ा भी सूट हो 6 महीने से ज़्यादा उसे नहीं रख सकती है। और जो सेकंड चीज़ है 50 रुपीज़ वाला जो है, उसमें सूट अगर उसमें 50 रुपये से कम है तो फिर वहाँ पे 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है 5 से लेके 13 तक, ये हमने किया अरेस्ट बिफोर जजमेंट। अब है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। रूल 5 देखो क्या कहता है, वेयर डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि फर्स्ट में देखो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, फिर वही बात आएगी एफिडेविट या फिर दूसरे तरीके से कि डिफेंडेंट जो है इंटेंट है उसकी डिले करने की, एग्जीक्यूशन जो डिक्री हुई है उसके खिलाफ उसमें डिले कर रहा है एग्जीक्यूशन में, तो क्या कर रहा है वो, कैसे कर रहा है, ये सब चीज़ें अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने वाला है, यानी कि किसी और को बेचने वाला है, या रिमूव करने वाला है होल या फिर उसका कुछ पार्ट, किसका, प्रॉपर्टी का। तो कोर्ट क्या करेगी,
कोर्ट डिफेंडेंट को बुलाएगी और फर्निश करवाएगी सिक्योरिटी उसकी पूरी प्रॉपर्टी की या कुछ पोर्शन जो उस डिक्री के जो पैसे हैं उनको सेटिस्फाई कर सके, और पूछेगी कि वाई ही शुड नॉट फर्निश, शो कोज दोबारा आ जाएगा दैट वाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी। सेकंड रूल में फिर बात करते हैं प्लेंटिफ फिर जो है बताएगा कि कौन कौन सी इसके पास जो है प्रॉपर्टी है। और थर्ड रूल सब रूल कहता है 5 का कंडीशनल अटैचमेंट भी कोर्ट कर सकता है, यानी कि अटैचमेंट करते वक्त कोई कंडीशन भी रख देगा वहाँ पर डिफेंडेंट के खिलाफ। फोर्थ में कहता है अगर कोई अटैचमेंट का ऑर्डर बना है जो ऊपर सब रूल 1 को तोड़ते हुए, ऐसा अटैचमेंट वॉइड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रूल 5 इम्पॉर्टेंट है। जैसे रूल 1 इम्पॉर्टेंट है वैसे रूल 5 ध्यान रखना। हरियाणा के प्रीलिम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जो मेन प्रोविज़न है वो किस रूल में है, तो 5 में है। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान रखना 5 से 13 है तो आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो 1 से 4 है अरेस्ट वाला, ये 5 से 13 है, तो मेन रूल तो 5 में ही आएगा। ठीक है, रूल 6 में है अटैचमेंट वेयर कोज नोट शोन। ठीक है, और सिक्योरिटी नॉट फर्निश्ड, यानी कि अटैचमेंट वहाँ पे होना जहाँ पे शो कोज नोटिस को फुलफिल नहीं किया गया या सिक्योरिटी नहीं फुलफिल हुई, तो वहाँ पे क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, है ही अटैचमेंट के बारे में तो प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। और सेकंड सब रूल कहता है डिफेंडेंट अगर शो कोज वहाँ पे नोटिस जो है उसको फुलफिल कर देता है, बता देता है दैट वाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी, या फिर सिक्योरिटी ही भर देता है वहाँ पे, दैट ऑर्डर विल बी विदड्रॉन। ठीक है, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो विदड्रॉ कोर्ट कर लेगी। रूल 7 में कहता है जो भी अटैचमेंट के तरीके हैं वे वही होंगे जो एक एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट के रिगार्ड जो रूल्स हैं वही अप्लाई होंगे 7 में। 8th में है एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट, यानी कि कोई क्लेम है, ठीक है, वेयर एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट, यानी कि जजमेंट से पहले कोई भी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, सच क्लेम उसका क्लेम इस तरह से ही उसी मैनर में होगा जैसे कि मनी के पेमेंट में, जब मनी के पेमेंट में आप नहीं करते हो, उसका एग्जीक्यूशन करवाना है तो आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी अटैच करते हो। सेम वही क्लेम के लिए भी रूल होगा जो किस में यूज़ होता है, पेमेंट ऑफ मनी की एग्जीक्यूशन में जिस तरह से प्रॉपर्टी का क्लेम होता है वो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये, जो हमारा 7 और 8 है ये एक तरह से सेम ही है। उसके बाद है रूल 9 रिमूवल ऑफ अटैचमेंट व्हेन सिक्योरिटी फर्निश या फिर सूट डिसमिस, यानी कि कोई ऑर्डर हुआ अटैचमेंट का जजमेंट से पहले, कोर्ट ने ऑर्डर किया द अटैचमेंट टू बी विड्रॉन। ठीक है, कि भैया जो अटैचमेंट है उसको विड्रॉ कर लें, कि व्हेन द डिफेंडेंट फर्निशेज द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड टुगेदर विद सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट, और व्हेन द सूट इज डिसमिस्ड, यानी कि सूट डिसमिस हो गया है या फिर उसने सिक्योरिटी फुलफिल कर दी है तो वहाँ पे क्या करेगी, ऑर्डर कर देगी कि अटैचमेंट को विड्रॉ कर लिया जाए। रूल 6 की तरह ही है। रूल 10 में फिर कहता है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नॉट टू अफेक्ट राइट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स नॉर डिक्री होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर सेल, यानी कि अटैचमेंट बेशक आप कर लो लेकिन किसी स्ट्रेंजर का राइट या जो डिक्री होल्ड किए हुए है वो सेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि अटैचमेंट का इन चीज़ों पे कोई भी असर नहीं करेगा। अगर कोई तीसरी पार्टी स्ट्रेंजर इन्वॉल्व है उसके राइट को भी इफेक्ट नहीं करेगा। सपोज वो प्रॉपर्टी जो अटैच कर रखी थी वो स्ट्रेंजर की ही है तो वो तो लगाएगा ही, सूट डालेगा ही कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और इन्होंने इस तरह से जो है मुझे दोबारा चाहिए, या फिर जो भी सूट है वो कर रहा है अटैचमेंट को कि भाई ये जो अटैच हो रखी है डिफेंडेंट की ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसके ऐसे किसी राइट को अफेक्ट नहीं करेगा, ना ही डिक्री होल्डर जो है वो सेल करवाना चाहता है उसके राइट को भी नहीं करेगा। फिर है रूल 11। रूल 11 कहता है प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर जजमेंट,
ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी जो जजमेंट से पहले अटैच हो रखी है उसको दोबारा री अटैच आप एग्जीक्यूशन में नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि दोबारा आप एक बार सपोज कीजिए जजमेंट नहीं आया, उससे पहले ही प्रॉपर्टी अटैच हो रखी थी, अब जजमेंट जो है किसके फेवर में आया, डिक्री होल्डर के में, तो उससे दोबारा री अटैचमेंट का कोई एप्लीकेशन वहां पे फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूल 11A कहता है प्रोविजंस एप्लीकेबल टू अटैचमेंट, जो भी प्रोविजन होंगे इस कोड में यानी कि CPC में रिलेटेड टू अटैचमेंट जो भी होंगे वो जो एग्जीक्यूशन में होंगे सेम अप्लाई हो जाएंगे। सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका सब रूल 11A का सब रूल 2 प्रलिम, इसके आगे मार्क कर लेना। इसमें कहता है अटैचमेंट मेड बिफोर जजमेंट इन अ सूट। ध्यान देना, कोई अटैचमेंट जजमेंट से पहले हो गया था, अब वो सूट जो है डिसमिस हो गया। ठीक है, सूट डिसमिस हो गया तो अटैचमेंट का ऑर्डर भी वहां पे खत्म हो जाएगा। अब उसको आप दोबारा रिवाइव इसलिए नहीं कर सकते कि जो सूट है उसका आपने सेट असाइड करवाने के लिए डाला हुआ है, या जो सूट है रिस्टोर हो गया है। यानी कि समझना इस बात को, अटैचमेंट का ऑर्डर हुआ था, वो डिसमिस हो गया था फॉर डिफॉल्ट सूट। ठीक है, अटैचमेंट वगैरह का ऑर्डर बना बिफोर जजमेंट इन अ सूट, जो डिसमिस हो गया डिफॉल्ट में, वो दोबारा से रिवाइव नहीं होता है मेयरली बाय रीजन ऑफ द फैक्ट कि ऑर्डर जो दिया गया था सूट के डिसमिजल का वो सेट असाइड हो गया है और सूट रिस्टोर हो गया है, तो भैया दोबारा अटैच कर लो, ये नहीं होगा। ठीक है, दोबारा वो रिवाइव नहीं होगी। सिंपल बात है, एक बार और आपको इजी वे में बता देती हूँ। एक बार अटैचमेंट हो गई जजमेंट से पहले, अब वो सूट कर दिया कोर्ट ने डिसमिस। ठीक है, अब आपने वहाँ पे एप्लीकेशन डाल दिया सेट असाइड का और सूट भी रिस्टोर हो गया, तो दोबारा अटैचमेंट वाला जो था जो जजमेंट से पहले लिया था वो रिवाइव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है रूल 12 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नॉट अटैचेबल बिफोर जजमेंट। सिंपल है इसमें कि जो भी एग्रीकल्चरल का प्रोड्यूस जो हुआ है वो आप अटैच जजमेंट से पहले नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी का है ना, प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हो, तो एग्रीकल्चरल अगर वो है तो नहीं होगा। रूल 13 लास्ट कहता है स्मॉल कॉज कोर्ट नॉट टू अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई स्मॉल कॉज ऑफ कोर्ट अगर इन्वॉल्व है तो वो ऑर्डर नहीं दे सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट का। ठीक है, तो रूल 13 तक हो गया है। आगे हम बाकी जो हैं ऑर्डर 39 40 आगे आने वाली वीडियो में इंट्रीम ऑर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।